और अब एक ऐसी रिपोर्ट जो आपको चौंकाएगी ही नहीं बल्कि डराएगी भी। ये रिपोर्ट बांग्लादेश से आई है, जिस देश को भारत ने पाकिस्तान के जुल्म सितम से आजाद कराया। उसी देश में हिंदुओं पर जुल्म का सिलसिला पिछले 53 साल से लगातार जारी है। बांग्लादेश की सालाना रिपोर्ट में हिंदुओं की हत्या की कोशिश, हिंदुओं की जमीन पर कब्जा, मंदिरों में तोड़फोड़, मंदिरों पर कब्जा, हिंदू लड़कियों से रेप, गैंग रेप और धर्म परिवर्तन का बेहद डरावना अंकगणित सामने आया है। जमीनों पर कब्जा, लड़कियों का अपहरण, बलात्कार, गांव के गांव जा रहा है। बांग्लादेश के एक सर्वे के मुताबिक एक दशक में बांग्लादेश के सभी हिंदू समाप्त हो जाएंगे। ये उस देश की कहानी है जो हिंदुस्तान की मदद से ही 1971 में आजाद हुआ, लेकिन अब ये देश ही हिंदुओं की सबसे बड़ी कत्लगाह बन गया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को हिंदुओं पर जुल्म का रोग लग चुका है। मंदिरों और घरों में तोड़फोड़, कब्जा, हत्या, बेटियों से रेप, गैंग रेप और जबरन धर्म परिवर्तन ही बांग्लादेश में बचे खुचे हिंदुओं का वर्तमान और भविष्य रह गया है। बांग्लादेश की ये सच्ची कहानी सिर्फ एक मौलाना की जुबानी ही सामने नहीं आई, बल्कि इसे लेकर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, रिसर्च पेपर और रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। आपके सामने आंखें खोल देने वाले उन तमाम पन्नों को पढ़ें। उससे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की सबसे नई तस्वीर देखें। यह तस्वीर इसी 10 जुलाई की है, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका की मीरांजला कॉलोनी में हिंदुओं पर सरेआम हमले हुए। उन्हें मारा पीटा गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि कॉलोनी के मंदिर को भी तहस नहस कर दिया गया। आरोपों के अनुसार हिंदुओं पर यह जुल्म सितम स्थानीय पार्षद मोहम्मद ओवाल हुसैन की अगुवाई में उसके समर्थकों ने की। इस्लामिक कट्टरपंथियों के इस हमले में 60 हिंदू बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से ढाका मेडिकल कॉलेज और आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरानी की बात यह कि हमला तब हुआ जब भरी दोपहरी में हिंदू अल्पसंख्यकों के पुनर्वास के लिए ढाका की इस मीरांजला कॉलोनी में स्थानीय मजिस्ट्रेट मोहम्मद मोनीरुज्जमा पहुंचे थे। यानी मजिस्ट्रेट के सामने ही हिंदुओं पर सितम ढाया गया। बांग्लादेश की हकीकत यह है कि कट्टरपंथियों के आगे यहां की पुलिस भी सरेंडर कर चुकी है। ऐसे में अब ढाका के इन हिंदुओं के सामने डर के साए में रहने या फिर यहां से भाग जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की कुछ और हालिया तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अभी आप इस देश के अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं की हालत पर सबसे नई और बेहद चिंताजनक रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद यानी BHBCUC ने जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार की ये रिपोर्ट जारी की। बांग्लादेश की इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों से रेप, गैंग रेप, उनकी जमीन पर कब्जा, जबरन धन परिवर्तन, मंदिरों पर हमले और देवी देवताओं की मूर्तियों की तोड़फोड़ की घटनाओं का सिलसिलेवार जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक बौद्ध समुदाय के खिलाफ चुनिंदा घटनाओं को छोड़कर ज्यादातर घटनाएं हिंदू समुदाय के खिलाफ ही हुई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की जमीन पर कब्जा तो कट्टरपंथियों का पसंदीदा शगल बन गया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद यानी BHBCUC की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं पर अत्याचार में 70% मामले जमीन कब्जे के ही हैं। हिंदुओं या फिर हिंदू मंदिरों की जमीन पर कब्जे के लिए इस्लामी कट्टरपंथियों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष हमले किए। हिंदू समुदाय को आतंकित करने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी गई ताकि वो किसी तरह से अपने पुश्तैनी मकान, जमीन और सदियों पुराने मंदिर या तो यूं ही छोड़ दें या फिर औने पौने दाम में मुसलमानों से बेचकर चले जाएं। इसका सबूत इसी 1 जुलाई की सबसे नई घटना है, जब
कुड़ीग्राम जिले में श्री कामाख्या मंदिर की 30 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पुजारी को पूजा पाठ रोकने की धमकी दी, जिसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की गई है। नई रिपोर्ट के अनुसार बीते 1 साल में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले के 94 मामले सामने आए हैं, जबकि हिंदू देवी देवताओं की 40 मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। ये पिछले महीने 19 जून की तस्वीर है। बांग्लादेश के मदारीपुरा जिले में इस्लामिक कट्टरपंथियों के गैंग ने हिंदुओं के घरों और मंदिरों में आग लगा दी। इससे पहले 17 अप्रैल को भी बगैरहाट जिले में इस्लामिक चरमपंथियों ने हिंदू मंदिर और पूजा मंडप पर हमला किया। यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि मंदिर में भगवान के भजन गाए जा रहे थे। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर घटनाएं तो जैसे खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले इस मुल्क की पहचान बन चुकी हैं। इसी 22 जून को ईदगाह उपजिले में एक हिंदू परिवार पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया गया क्योंकि वो परिवार अपने बुजुर्ग के निधन के बाद लाउड स्पीकर पर गीता का पाठ कर रहा था। इससे पहले 28 मई को ढाका के ही ढाकेश्वरी मंदिर में भी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की, दान पेटी को पटक दिया। लोगों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन बांग्लादेश की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के बजाय आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बताकर छोड़ दिया। 26 अप्रैल को अज्ञात कट्टरपंथियों के झुंड ने नोआपारा के श्री जगन्नाथ मंदिर का ताला तोड़कर भगवान की मूर्ति से गहने और दान पेटी से पैसे चुरा लिए। बांग्लादेश के हिंदू मंदिर तो कट्टरपंथी जमात की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जब हिंदू मंदिरों और मूर्तियों में तोड़फोड़ के आरोप में इस्लामी चरमपंथियों को गिरफ्तार किया जाता है, तब पुलिस उन्हें मानसिक रूप से कमजोर साबित करने की पूरी कोशिश करती है। इसके लिए बाकायदा इस्लामिक संगठन और सियासतदान दबाव बनाते हैं ताकि गुनहगार किसी तरह बरी हो जाए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात ही नहीं, सरकार की नाक के नीचे प्रशासन भी अल्पसंख्यकों के सफाई में साफगोई से जुटा दिखता है। ये 11 जून की तस्वीर है, जब मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पूरी हिंदू बस्ती उजाड़ दी। क्या प्रशासन और क्या कट्टरपंथी, सब के सब बांग्लादेशी हिंदुओं के संघार पर तुले। ये तस्वीर 30 अप्रैल की है, जब इस्लामिक चरमपंथियों ने मेमनसिंह जिले में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की, महिलाओं को मारा पीटा और लूटपाट की। बांग्लादेश में हर दिन किसी न किसी जगह पर हमला हो रहा है। जमीनों पर कब्जा, लड़कियों का अपहरण, बलात्कार, गांव के गांव जला जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का वजूद संकट में है, लेकिन वहां के सियासतदान इसे कुछ बदमाशों की छोटी मोटी शरारत करार दे रहे हैं। सर, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर और माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, जैसे रोज विजुअल्स आते हैं कि मंदिरों पर हमला हो रहा है, ये हो रहा है, इस पे सर बांग्लादेश सरकार का क्या कहना है? It is just the attack on the Hindu temples is not a regular phenomena. It's not a regular phenomena. For the last few years, here and there, certain miscreants are just doing some mischief. It is not a regular phenomena. Hindu community is living peacefully. लेकिन सच ये है कि घर, जमीन और मंदिर ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश में एक एक हिंदू की जिंदगी खतरे में है। यकीन ना हो तो इसके सबूत का अगला अध्याय देख लीजिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली संस्था BHBCUC की रिपोर्ट के अनुसार बीते 1 साल में 12 हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। 25 हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनके साथ रेप और गैंग रेप किया गया। इनमें से ज्यादातर नाबालिग थी। पिछले 12 महीने में बांग्लादेश में 45 हिंदुओं की हत्या हुई है, 10 हिंदुओं की हत्या की कोशिश हुई और 36 हिंदुओं को हत्या की धमकी दी गई। पिछले 1 साल में अलग अलग हमलों में पूरे बांग्लादेश में 479 हिंदू घायल हुए। हिंदुओं की जान की इतनी कम कीमत है कि हमारी सरकार भी जरूरी नहीं समझती कि इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई जाए। बांग्लादेश में उंगली पर गिनने लायक बचे हिंदू कारोबारियों का तो जीना मुहाल है।
कोमिला में पिछले महीने की 7 तारीख को मोहम्मद अजीज ने हिंदू कारोबारी विकास दास की सरेआम हत्या कर दी। इसके खिलाफ हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन इस विरोध का हश्र वही ढाक के तीर पर। नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में बांग्लादेश में 11 हिंदू कारोबारियों से जबरन उगाही के मामले आए हैं। हिंदुओं पर जुल्म का एक और तरीका है ईश निंदा के झूठे आरोपों में गिरफ्तारी। 2023-2024 में ऐसे मामलों में कम से कम 8 हिंदुओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर न सिर्फ हिंदुओं को धर्मांतरित किया गया, अपितु उनकी जो संपत्ति है, परिवार है, उनका जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनको भी बड़ी संख्या में वेंडलाइज करके हत्याओं का एक नया दौर शुरू हुआ। बांग्लादेश में सत्ताधारी दल से जुड़े नेता की शह पर हिंदू बस्ती पर हमले हो रहे हैं। प्रशासन की मौजूदगी में हिंदू कॉलोनी तोड़कर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। मौलाना 2024 तक बांग्लादेश को 100% इस्लामिक मुल्क बनाने का ऐलान कर रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार सेक्युलर मुल्क की ढपली बजा रही। इसे लेकर TV9 भारतवर्ष ने बांग्लादेश सरकार के मंत्री खालिद मोहम्मद चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा, उनका भरोसा धर्मनिरपेक्षता में है। बांग्लादेश के लोग सेक्युलर हैं, सरकार सेक्युलर है। बांग्लादेश में हर धर्म के लोगों को बराबर जगह दी जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक समान है। 2040 तक बांग्लादेश हर लिहाज से विकसित मुल्क बनेगा। अगर बांग्लादेश में सब एक समान है तो वहां की हुकूमत को अपनी ही ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबुल बरकत की किताब के उन पन्नों को दोबारा पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा है, बांग्लादेश से हर दिन अल्पसंख्यक समुदाय के 632 लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। पलायन की रफ्तार जारी रही तो बांग्लादेश में 30 साल के अंदर कोई हिंदू नहीं बचेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की जिसकी चिंगारी सुलग रही है लेबनान में। इसका अंजाम कितना भयावह होगा इसका अनुमान लगाना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि इजराइल के हर प्रहार का जवाब हिजबुल्लाह भी जोरदार तरीके से दे रहा है। अगर ये महाविनाश नहीं रुका तो इसकी जद में लेबनान और इजराइल के साथ जॉर्डन और सीरिया भी आएंगे, क्योंकि लेबनान की धमकी के बाद इजराइल चुप नहीं बैठेगा। अगर इजराइल ने तबाही मचानी शुरू की तो गाजा टू बेरूत मिडिल ईस्ट में तबाही तय है। लेबनान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अब्दुल्ला बो हबीब ने बहुत बड़ा बयान दिया है। हबीब ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर वो नहीं रुका तो न सिर्फ लेबनान और इजराइल जलेंगे बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में होगा। अब्दुल्ला ने धमकी दी है कि बातचीत से हल नहीं निकला तो विध्वंस होकर रहेगा। आपको बताते हैं कि लेबनान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने दरअसल क्या कहा है, जंग और बढ़ी तो अंजाम विध्वंसक होगा कहा उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया सब जलेंगे। क्षेत्रीय युद्ध से बचना है तो शांति से ही हल हो। आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए बातचीत होनी चाहिए, कहा अब्दुल्ला हबीब ने। मिडिल ईस्ट में लेबनान की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। लेबनान इजराइल के बीच जंग बेहद घातक मोड़ पर पहुंच गई है। अभी अभी हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला हुआ है। इजरायली सेना के बेस पर यह अटैक किया गया। सोवियत काल के हथियार से बड़ा हमला किया गया। ML-20 हॉवित्जर से मचाई गई तबाही। इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त हमला किया है। शुटूला हॉल पर विध्वंसक हमले से तबाही हुई है। पहली बार अंडरग्राउंड बंकर से यह बड़ा हमला किया गया। एक और बड़ी जानकारी है कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने जंगी तैयारी की है। अल-मवासी अटैक के बाद ये वीडियो सामने आया है कि किस तरह की तैयारी की जा रही है। इजराइल के खिलाफ तैयारी का ये वीडियो जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अल-मवासी अटैक के बाद अल-कस्साम ब्रिगेड तैयारी कर रही है हमला करने के लिए।
लेबनान से एक और बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में धार्मिक समारोह में बवाल हो गया। आपस में भिड़े लेबनानी और शिया मुस्लिम। बेरूत के दक्षिण में इस समारोह में झड़प हुई है, ऐसी जानकारी मिली। देखिए तस्वीरें, देखिए ये बेरूत के दक्षिण में एक समारोह हो रहा था और यहाँ पर आपस में ही भिड़ गए लेबनानी और शिया मुस्लिम। शिया मुस्लिम और लेबनानी मुसलमानों के बीच ये झड़प हुई है। ये तस्वीरें बेरूत के दक्षिण में हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर झड़प शुरू हुई। उसके बाद यहाँ पर मौजूद जो गार्ड्स थे वो पहुंचे झड़प को रुकवाने के लिए। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। आईडीएफ चीफ हर्जी हालेवी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हमले की तैयारी कर रहे हैं, कहा है हालेवी ने, यानी हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी में है इजरायली डिफेंस फोर्स। इजरायल और लेबनान के बीच जंग का ये दौर मिडिल ईस्ट को महाविनाश की ओर धकेल रहा है, क्योंकि अब बारूदी आग सीरिया तक भी पहुंच चुकी है। जंग का ये दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, अमेरिका भी कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। TV9 की टीम लेबनान और इजरायल के बीच जंग के इस नए चैप्टर की ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की खबर दिखा रहा है और हर बड़ी तस्वीर लगातार आप तक पहुंच रही है। हमास का खूंखार कमांडर और अल कस्साम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दाइफ को आईडीएफ ने मार गिराया है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी गुट बदला लेने के लिए इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब कस्साम की कमान कौन संभालेगा। दो नाम सामने आ रहे हैं जो दाइफ की तरह इजरायल को दहलाने का मंसूबा पाले हुए हैं। यानी दाइफ की मौत के बाद भी हमास रुकने वाला नहीं है, बल्कि उसने 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की धमकी दे डाली है, जबकि हिजबुल्लाह और हूती पहले से ही हमलावर हैं। उधर ईरान भी चीन रूस की मदद से प्रॉक्सी गुटों को हथियार भेज रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दाइफ की मौत से अरब में बारूदी जलजला आ चुका है? क्या इजरायल को अब अस्तित्व बचाने की जंग लड़नी पड़ेगी? כולנו צפינו בזעזוע אתמול. हिजबुल्लाह के हमलों से कहराते इजराइल के जख्मों में आखिरकार मरहम लग ही गए। नेतन्याहू के खिलाफ बढ़ते विरोध की आवाज अब थोड़ी कम हो सकती है। क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड मारा गया, हमास के ऑपरेशनल कमांडर का खात्मा हो गया, मिलिट्री विंग अल कस्साम का चीफ दफन हो गया, और यह उसका सबूत है कैसे बंकर बस्टर बम गिराकर इजराइल ने उसका काम तमाम कर दिया। ये वही वीडियो है जिसे आईडीएफ ने जारी किया है, जिसमें आईडीएफ के जेट ने एयर स्ट्राइक की और ठीक उसी जगह टारगेटेड अटैक किया जहां अल कस्साम के चीफ मोहम्मद दाइफ के छुपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। आईडीएफ को मोसाद से ये इनपुट मिला कि खान यूनिस से भागने के बाद अब दाइफ जो है वो खान यूनिस के बाद अब अल मवासी पहुंच चुका है और वहां पर शरणार्थी कैंप के बीच छुपा हुआ है। उसको टारगेट करने के बाद, मारने के बाद अब आईडीएफ के टारगेट पर या सिनवार है, जो कहा यह जा रहा है कि वो भी खान यूनिस के रास्ते से सुरंग से भाग निकला है। खान यूनिस से अल मवासी की दूरी करीब 9 किलोमीटर है, लेकिन हमास ने दोनों के बीच सुरंग नेटवर्क बनाया हुआ है।
जिससे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 5 मिनट से भी कम वक्त लगता है। ये याहिया सिनवार के खान यूनिस से भागने का वीडियो है। उसने सुरंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। मोसाद का इनपुट है कि इसी तरह दाइफ भी भागा था और अल मवासी में ठीक उसी तरह के बंकर में छुपा था जैसा बंकर खान यूनिस में याहिया सिनवार का था। आईडीएफ ने ठीक उसी बंकर के पास बम गिराया जहां पर मोहम्मद दाइफ के होने का दावा किया गया, लेकिन उसकी जद में कई लोग भी आ गए। 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई है कि बंकर पे आसपास बम गिरने से कई लोग जख्मी भी हुए हैं और कई लोग मर भी गए हैं। अल मवासी गाजा का आखिरी छोर है। इसके बाद भागने का कोई रास्ता नहीं। हो सकता है याहिया सिनवार और भाई मोहम्मद सिनवार भी यहीं छुपे हों, या फिर वो गाजा छोड़कर भाग चुके हैं। अब दाइफ के बाद उनकी बारी, जबकि कई और नाम लिस्ट में हैं। टारगेट नंबर 1 इस्माइल हानिया, हमास चीफ। टारगेट नंबर 2 याहिया सिनवार, हमास चीफ। टारगेट नंबर 3 मोहम्मद सिनवार, याहिया सिनवार का भाई। टारगेट नंबर 4 मारवन ईसा, डिप्टी चीफ अल कस्साम। सऊदी अरब मीडिया में दाइफ के मारे जाने की रिपोर्ट है, जिसमें आगे दाइफ की जगह कौन लेगा इसका भी कयास लगाया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है मोहम्मद सिनवार अल कस्साम का नया चीफ हो सकता है। वो याहिया सिनवार का भाई है और हमास में याहिया ऑपरेशनल कमांडर है, इसलिए मोहम्मद सिनवार को कमान मिल सकती है। जबकि मारवन ईसा भी इस पद के लिए दावेदार, क्योंकि वो दाइफ का करीबी था और अल कस्साम का डिप्टी कमांडर भी था। यानी अब जो भी अल कस्साम की कमान संभालेगा वो आईडीएफ के निशाने पर आ जाएगा। वैसे भी नेतन्याहू ने कह दिया है कि जब तक हमास की टॉप लीडरशिप खत्म नहीं हो जाती, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। हर एक को दाइफ से भी भयंकर मौत मारा जाएगा। आईडीएफ ने ये 2 तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें एक तरफ हमले से पहले अल मवाली का रिफ्यूजी कैंप है, जहां बंकर बस्टर बम गिराया गया। दूसरी तरफ हमले के बाद की तस्वीर है, जहां हमला हुआ था। दोनों में अंतर साफ है। हमले से पहले दिख रहे पेड़, कैंप और इमारत हमले के बाद की तस्वीर में गायब। अब वहां एक बड़ा गड्ढा दिख रहा है। दाइफ की मौत से ईरानी प्रॉक्सी तमतमाए हुए हैं। अब इजराइल पर 3 तरफ से हमला शुरू हो गया है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है। गाजा की तरफ से हमास ने हमले शुरू कर दिए हैं। लाल सागर से हूती इजरायली पोर्ट पर मिसाइल अटैक कर रहा है। यानी इजराइल से प्रतिशोध लेने के लिए ईरानी प्रॉक्सी बेचैन, इसलिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के किरियत शिमोना में भीषण बमबारी की। ये हमले उसने दाइफ के मारे जाने की खबर के बाद किए। इन हमलों में 4 मिलिट्री पोस्ट को खाक कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है उसने लगातार 23 बुरकान मिसाइल दागकर कई इलाकों में भीषण तबाही मचाई है। इन हमलों में हिजबुल्लाह ने रॉकेट के अलावा बुरकान मिसाइल और ATGM का इस्तेमाल किया। खासतौर से उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां इजराइल ने हथियार रखे हुए हैं। बुरकान मिसाइल से उन्हें तबाह कर दिया। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने कई रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। इन हमलों का जवाब इजराइल ने प्रॉक्सी गुटों के ठिकानों पर हमला करके लिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास मिसाइलें दागी, जिसमें एक सीरियाई सैनिक की मौत हो गई। यह हमला मिलिट्री साइट पर हुआ। हमले से इमारत में आग भी लग गई।
इसके अलावा ईरान के कशान में मौजूद ड्रोन फैक्ट्री में भी आग लग गई और नतांज न्यूक्लियर साइट के पास भी विस्फोट हुआ। अंदेशा जताया जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल हो सकता है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई। सवाल उठ रहा है कि क्या इन सब घटनाओं का संबंध दाइफ की मौत से है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गुस्से में है, वो बदला लेने के लिए हमले कर रहे हैं, जबकि इजराइल ईरान और उसके समर्थित संगठनों पर हमले करके बता देना चाहता है कि वो हर युद्ध के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने किया है बंकर बॉम्ब का इस्तेमाल। 500 टन के बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक किया गया है इजराइल द्वारा। ये बड़ा हमला इजराइल ने किया जिसमें बंकर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। बंकर बस्टर बॉम्ब से बड़ा हमला किया गया। देखिए तस्वीरें, 500 टन का ये बंकर बस्टर बॉम्ब था जिसका इस्तेमाल किया गया। अल-मवासी पर हुआ इस बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बम से अल-मवासी कैंप पर बड़ा हमला किया है। देखिए आसमान में किस तरह से दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। ये हमला इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया जिसमें 500 टन के बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। गाजा पर आईडीएफ अटैक का नया वीडियो सामने आया है। आईडीएफ की भीषण स्ट्राइक से भारी विध्वंस हुआ है। आईडीएफ ने जिस तरह से हमला किया है गाजा पर, उसके बाद ये विध्वंसक तस्वीरें सामने आई हैं। अल-मवासी कैंप पर स्ट्राइक के बाद इजराइल ने हमास के खान यूनुस ब्रिगेड के कमांडर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। कहा यह जा रहा है कि हमास कमांडर राफा की मौत कंफर्म हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। आईडीएफ ने बड़ा दावा ये किया है कि 7 अक्टूबर के नरसंहार के मास्टरमाइंड में से ये एक शख्स था। खान यूनुस ब्रिगेड का कमांडर था राफा सलामेह। गाजा में टनल निर्माण में इसकी बड़ी भूमिका रही थी, ये जानकारी दी गई आईडीएफ द्वारा। अल-मवासी कैंप में छिपा हुआ था राफा और कैंप पे एयर स्ट्राइक के दौरान राफा को मारा गया है। हमास के टॉप 5 कमांडरों में तीसरे नंबर पर था राफा सलामेह। याहिया सिनवार का करीबी माना जाता था उसे। बंधकों की रिहाई पर वार्ता में शामिल होता था हमेशा। और अब राफा सलामेह को खत्म कर दिया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो ये कि सेंट्रल इजराइल में संदिग्ध आतंकी हमला हुआ है। एक कार के 4 इजरायली सैनिकों को कुचल दिया गया है। सेंट्रल इजराइल के लोद शहर में यह अटैक किया गया। हालांकि इसको लेकर यह संदेह जाहिर किया जा रहा है कि ये आतंकी हमला था। एक कार ने 4 इजरायली सैनिकों को कुचला है। सेंट्रल इजराइल के लोद शहर में यह अटैक किया गया इजरायली सैनिकों पर। इजराइल में हुआ है आतंकी हमला, लेकिन ये किसका प्लान था, इसको लेकर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें। सेंट्रल इजराइल में संदिग्ध आतंकी हमला हुआ। दरअसल एक कार ने 4 इजरायली सैनिकों को कुचल दिया। ये 4 इजरायली सैनिक घायल हुए। इसके अलावा 4 इजरायली सैनिक जो घायल हुए हैं उनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लौद शहर में जरफिन सैन्य अड्डे के पास ये अटैक किया गया। पूर्वी यरूशलेम का बताया जा रहा था संदिग्ध आतंकी। कहा यह जा रहा है कि दरअसल जिस तरह से सैनिकों को कुचला गया है, इसके पीछे आतंकी साजिश हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन जंग के मोर्चे से। रूस यूक्रेन जंग के मोर्चे पर जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि यूक्रेन ने टेस्ट किया है बुलेट ड्रोन और हेलीकॉप्टर को इंटरसेप्ट कर लेता है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है बुलेट ड्रोन। रूसी Su-34 का विध्वंसक बम वर्षा देखने को मिली है। 3 टन के फैब 3000 बॉम्ब ने गिराया गया है। Su-34 से फैब 3000 इस्तेमाल से एक्सपर्ट हैरान है। Su-34 से जिस तरह से फैब 3000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, गिराया गया इस बॉम्ब को, इसको लेकर एक्सपर्ट हैरान है कि इस तरह का हमला किया गया है। 3 टन के फैब 3000 बॉम्ब को Su-34 से किस तरह से देखिए गिराया गया है, उसका वीडियो भी सामने आया है। अमेरिका यूक्रेन के लिए स्पेशल मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। स्पेशल मिसाइलों की खेप जल्दी यूक्रेन पहुंचने वाली है। इन मिसाइलों से यूक्रेन रूस में काफी अंदर तक हमला करने में सफल होगा। यानी ATACMS के बाद यूक्रेन को एक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मिलने जा रही है।
सवाल यही है कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। अमेरिका के इस कदम के बाद पुतिन और उनकी सेना नेटो के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ सकती है। यूक्रेन युद्ध अब और विध्वंसक हो गया है। रूस और यूक्रेन दोनों नए नए हथियारों से हमले कर रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन की धरती को जला रही है तो यूक्रेन रूस की जमीन पर तबाही मचा रहा है। जिस तरह से अटैक और काउंटर अटैक हो रहा है उससे दोनों देशों की सेनाओं को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। वॉशिंगटन में हुई नेटो समिट में नेटो ने यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया तो यूक्रेन के हौसले बुलंद हो गए। वॉशिंगटन में नेटो की बैठक खत्म हुई और यूक्रेन का भयंकर काउंटर अटैक शुरू हो गया। यूक्रेनी सेना इस वक्त रूस की धरती पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में हाहाकार मचा हुआ है। रोस्तोव में यूक्रेनी फोर्स ने बड़ा हमला किया। हमले में रूस का ऑयल डिपो तबाह हो गया। हैरानी की बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस यूक्रेन के हमले को नाकाम नहीं कर पाए। क्रास्नोदर में भी यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से धावा बोला। हमले में रूस की पावर ग्रिड भस्म हो गई। वोल्गोरोद में यूक्रेन ने रूस के TOS-1A रॉकेट लॉन्चर को टारगेट किया। अटैक में रूस का रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने रूस के हथियार गोदाम पर धमाके किए। गोदाम में भीषण आग लग गई। खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकाने को टारगेट किया। रूस के 11 सैनिक मारे गए। युद्ध भूमि में ज़ेलेंस्की और उनके रक्षा मंत्री ने बशीर ब्रिगेड और कोलंबियाई लड़ाकों को भेज दिया। रूसी सेना से अब यही लड़ाके मोर्चा ले रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को हर जरूरी मदद देने का ऐलान कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि जंग में शामिल हुए बिना फ्रांस इसी तरह यूक्रेन की मदद करता रहेगा। उधर अमेरिका यूक्रेनी एयरफोर्स के लिए नई मिसाइल बना रहा है। इस मिसाइल का नाम है इरान। 225 किलो वजनी यह मिसाइल हवा से फायर होगी। इसकी रेंज है 470 किलोमीटर। माना जा रहा है कि इस मिसाइल के मिलते ही यूक्रेन रूस के अंदर और विध्वंसक हमले करने में कामयाब होगा। लेकिन रूसी सेना इससे पहले ही यूक्रेन को मिटा देना चाहती है। रूस यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी ठिकानों को जलाने के लिए FAB 3000 बमों से हमले कर रहा है। रूसी सेना ने FAB 3000 बम से यूक्रेन के 3 एनर्जी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर समंदर से भी हमले किए। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलें दागी गई। रूसी सेना की मिसाइलों ने डोनेस्क में एक बस स्टॉप को भी हिट किया। बस स्टॉप जल गया। खार्किव में रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमला कर ट्रेन पार्किंग लॉट को तहस नहस कर दिया।
रूस ने भीषण हमला कर ज़ैपोरिज़िया के ओरेज़ोनोव इलाके पर कब्जा कर लिया। रूस के हमले में 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है।